नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 10वें पाठ, जिसका शीर्षक है गति एवं दूरियों का मापन। आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य घूमने गए होंगे, जैसे कि अपने दादा दादी या अपने नाना नानी के गांव में या भारत के किसी बहुत ही खूबसूरत से हिल स्टेशन पे। लेकिन बच्चों, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आपने अवश्य किसी यातायात का उपयोग जरूर किया होगा। तो आइए हम उन्हीं बहुत से यातायातों में से कोई एक चित्र देखते हैं। तो बच्चों, आपने रेलगाड़ी या बस का उपयोग किया होगा, या फिर बैलगाड़ी और साइकिल का। आपने सड़क पर कार चलते हुए देखी होगी, या हवा में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर, या पानी में पानी के जहाज को चलते हुए देखा होगा, और समाचार पत्र में मंगल ग्रह की धरती पर चलते हुए एक वाहन को भी देखा होगा। अभी हमने यातायात के कुछ साधनों के दृश्य देखे। अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर यातायात की श्रृंखला प्राचीन काल में कहां से और किस तरह से आरंभ हुई। बच्चों, प्राचीन काल में लोग पीठ पर अपने सामान को लादकर पैदल चला करते थे, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने पशुओं का उपयोग शुरू किया। उसके बाद में वे जल मार्ग में नावों की सहायता से आवागमन किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर नावों की आकृति भी बनाना सीख ली थी। ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मछली के आकार को देखकर ही प्राचीन काल में लोगों ने नाव बनानी सीखी थी। प्राचीन काल में पहिए के आविष्कार ने यातायात के साधनों में एक बहुत ही बड़े विकास के रूप में स्थान लिया, और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में वाष्प इंजन के आविष्कार के साथ ही यातायात साधनों के आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ, जैसे कि ट्रेन, कार, बस, हवाई जहाज, पानी में चलने वाला जहाज और बहुत से दूसरे तरह के वाहन। तो बच्चों, अभी तक हमने यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में चर्चा करी, लेकिन अब हम ये कैसे चुनेंगे कि कहीं पर भी किसी भी गंतव्य स्थान तक जाने के लिए हमें किस प्रकार के यातायात साधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम अजमेर से दिल्ली जा रहे हैं तो किस तरह के यातायात को चुनेंगे? हम ट्रेन चुनेंगे, बस चुनेंगे या एक साइकिल चुनेंगे? अगर आप घर से विद्यालय जा रहे हैं या विद्यालय से वापस घर आ रहे हैं तो आप किस तरह के यातायात को चुनेंगे? आप एक बस चुनेंगे, ट्रेन चुनेंगे, एक साइकिल चुनेंगे या एक हेलीकॉप्टर चुनेंगे? अपनी इसी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए अब हम दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, दूरी के मापन पर हम एक गतिविधि करते हैं। आप ही के समान दो बच्चे इस गत्ते पर एक क्रियाकलाप करना चाह रहे हैं, और वे इस गत्ते को बिल्कुल आधा आधा बराबर हिस्सों में यूज करना चाहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इस गत्ते को बिल्कुल बराबर आधे आधे हिस्सों में किस तरीके से बांटेंगे। इस कार्डबोर्ड को आधे आधे दो हिस्सों में बांटने के लिए हमें इसकी लंबाई को मापना पड़ेगा। इस गत्ते की लंबाई को मापने के लिए हम दो वस्तुओं का उपयोग करेंगे, जिन्हें आपने क्रिकेट खेलते समय देखा होगा। इन्हें आम भाषा में गिल्लियां कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन गिल्लियों की मदद से हम कैसे इस गत्ते की लंबाई को मापेंगे। सबसे पहले एक गिल्ली को हमने इस गत्ते की लंबाई के अनुदिश रखा, एक सिरे पर रखा। उसके बाद हमने दूसरी गिल्ली को उसके आगे रखा, ये हुआ दो गिल्ली। फिर प्रथम गिल्ली को उठाकर हम दूसरी गिल्ली के आगे रखेंगे, ये तीन गिल्ली। तीसरी गिल्ली के आगे हम चौथी गिल्ली रखेंगे। फिर इसी तरीके से 5, 6, 7, 8 और 9।
तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 9वीं गिल्ली गत्ते से थोड़ी सी बाहर जा रही है, इसलिए हम इस गत्ते की लंबाई 9 गिल्लियां लगभग लेंगे। तो बच्चों गत्ते की लंबाई 9 गिल्लियों की लंबाई के बराबर हुई, लेकिन हमने देखा था कि 9वीं गिल्ली जो थी वो हल्की सी गत्ते से बाहर जा रही थी और इसी कारणवश हमने 9 गिल्लियों की लंबाई के आगे लगभग लगाया है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से 9 गिल्लियों की लंबाई के बराबर नहीं है, बल्कि लगभग 9 गिल्लियों की लंबाई के ही बराबर है। जब हमने गत्ते की लंबाई नाप ली है तो अब हम आसानी से गत्ते की आधी लंबाई भी नाप सकते हैं। तो गत्ते की आधी लंबाई 4.5 गिल्लियों की लंबाई के बराबर होगी लगभग। फिर से बच्चों हम लगभग क्यों यहाँ पर लगा रहे हैं, क्योंकि जब हमें गत्ते की वास्तविक लंबाई भी सही ज्ञात नहीं हो पाई तो उस गत्ते की आधी लंबाई भी हमें लगभग ही ज्ञात होगी। अभी हमने इस गत्ते की लंबाई को गिल्लियों की मदद से नापा, लेकिन क्या हमारे पास कोई और साधन है कि हम इसी गत्ते की लंबाई को किसी और तरीके से नाप सकें? तो बच्चों हम एक और साधन का उपयोग करते हुए इसी गत्ते की लंबाई को एक बार फिर से नापेंगे, और उस साधन का नाम है हमारे अपने हथेली से बनाया हुआ बालिश्त। जैसे कि बच्चों हमने हमारी चिटकी उंगली को गत्ते के एक सिरे पर लगाया और अंगूठे को पूरा खींचकर फैलाया, ये हमारी एक बालिश्त हुई। हमने इसी प्रकार दूसरी बालिश्त ली, 2, 3, 4 और 5। लेकिन फिर से बच्चों ये देखने की चीज है कि हमारी जो 5वीं बालिश्त है वो गत्ते से बाहर की ओर जा रही है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारी 9वीं गिल्ली पिछली गतिविधि में बाहर जा रही थी। तो इसलिए इस गतिविधि में भी हम 5 बालिश्तों को लगभग इसकी लंबाई नापेंगे। गत्ते की लंबाई 5 बालिश्तों की लंबाई के बराबर होगी, मगर यह माप भी हम लगभग में ही लेंगे, क्योंकि हमारी 5वीं जो बालिश्त थी वह गत्ते से बाहर जा रही थी, तो हमें वास्तविक माप का पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हम इस माप को भी लगभग ही गिनेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने इस गत्ते की लंबाई को 2 माध्यमों से निकाला, एक गिल्ली के माध्यम से और 2 हमारी बालिश्त के माध्यम से। लेकिन बच्चों गिल्ली की लंबाई और बालिश्त की लंबाई में अंतर था। अब बच्चों फिर से एक बार पुनः हम इसी गत्ते की लंबाई को एक धागे के माध्यम से मापने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहाँ हमने एक धागा लिया है और इस धागे की लंबाई हम कुछ भी रख सकते हैं। अभी हमने हमारी मर्जी की एक लंबाई का एक धागा काटा है। अब बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने गिल्ली और हमारे बालिश्त के अनुसार इस गत्ते की लंबाई को मापा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार अब फिर से इस गत्ते की लंबाई को हम इस धागे की मदद से मापेंगे। तो आइए बच्चों सर्वप्रथम इस धागे के एक सिरे को आप इस गत्ते के एक सिरे पर लगाइए और ये हमने मापा। बच्चों ये हुआ एक डोरी लंबाई, ये हुई एक डोरी लंबाई, क्योंकि यहां तक ये पूरा धागा एक बार आ गया। अब फिर से बच्चों यहां से इस धागे को उठाकर हमने आगे की तरफ बढ़ाया, तो बच्चों ये हुई 2 डोरी लंबाई। पुनः बिल्कुल इसी प्रकार हमने इस धागे को आगे बढ़ाया, ये हुई 3 डोरी लंबाई। बच्चों एक बात का आप ध्यान रखिए, जहां पर भी ये धागा खत्म हो रहा है वहीं से हमें दूसरी बार स्टार्ट करना है। जैसे कि अब ये धागा यहां पर खत्म हो रहा है तो हम यहीं से उठाकर इसको यहां पर रखेंगे। ये हुई 4 डोरी
लंबाई। अब फिर से ये 5 डोरी लंबाई, पुनः 6 डोरी लंबाई, और फिर ये बच्चों 7 डोरी लंबाई। लेकिन बच्चों फिर से जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये डोरी थोड़ी सी इस गत्ते से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसलिए बच्चों फिर से बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरीके से हमने गिल्ली और बालिश्त की गतिविधि के अंदर एक लगभग लंबाई को मापा था, बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर भी हम इस गत्ते की लंबाई को 7 डोरी लंबाई लगभग लेंगे। तो बच्चों गत्ते की लंबाई 7 डोरी की लंबाई के लगभग बराबर है। बच्चों एक बार पुनः हम इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि क्यों बार बार हम ये लगभग शब्द यहां पर उपयोग कर रहे हैं। बच्चों जब हम गिल्ली की गतिविधि कर रहे थे, जब हम गत्ते की लंबाई को गिल्ली के माध्यम से नाप रहे थे, तो जो 9वीं गिल्ली की लंबाई जो थी वह गत्ते से थोड़ी सी बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। ठीक उसी प्रकार जब हम बालिश्त के माध्यम से गत्ते की लंबाई माप रहे थे, तब भी 5वीं बालिश्त की जो लंबाई थी वह गत्ते की लंबाई के बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। बिल्कुल उसी प्रकार 7वीं डोरी की लंबाई मापने के बाद जब हमने 8वीं डोरी की लंबाई को मापा, तब वो 8वीं डोरी की लंबाई गत्ते की लंबाई से बाहर जाती हुई प्रतीत हो रही थी। तो इसलिए बच्चों हमने लगभग 7 डोरी की लंबाई के माप को ही गत्ते की लंबाई के माप के बराबर माना है। पहले हमने 3 गतिविधियों के अनुसार इस गत्ते की लंबाई को मापा। पहले गिल्ली के अनुसार, फिर अपने हाथ की बालिश्त के अनुसार, और फिर एक धागे की डोरी के अनुसार। लेकिन बच्चों एक जो सोचने वाली बात ये थी, भले ही बच्चों हम गिल्ली के अनुसार मापें या हाथ की बालिश्त के अनुसार मापें या डोरी के अनुसार मापें, यहां पर हमने जो माप लिखा है वो लिखा था 9 गिल्लियों की लंबाई, 5 बालिश्तों की लंबाई और 7 डोरियों की लंबाई। तो बच्चों ये जो हमने माप लिखे, इसके अंदर ये 9 गिल्लियों की लंबाई में 9 क्या है और ये गिल्लियों की लंबाई क्या है। उसके बाद ये जो हमने लिखा कि 5 बालिश्तों की लंबाई, इसमें 5 क्या है और बालिश्तों की लंबाई क्या है। फिर तीसरी गतिविधि में जो हमने लिखा 7 डोरियों की लंबाई, इसमें 7 क्या है और डोरियों की लंबाई क्या है। तो बच्चों ये ध्यान देने का एक विषय है। बच्चों इन तीनों ही गतिविधियों में जब पहले हमने गिल्ली ली तो हमें गिल्ली की लंबाई पहले से ही ज्ञात थी। फिर जब हमने बालिश्त लिया तो बालिश्त की भी लंबाई हमें पहले से ही ज्ञात थी। और तीसरी गतिविधि में जब हमने धागा लिया तो धागे की भी लंबाई हमें पूर्व में ज्ञात थी। लेकिन बच्चों तीनों ही गतिविधियों में हमने उन ज्ञात लंबाई की तुलना एक अज्ञात राशि से की। वो अज्ञात राशि क्या थी बच्चों? इस गत्ते की लंबाई हमें पूर्व में पता नहीं थी। इसका मतलब इस गत्ते की लंबाई हमें अज्ञात है, यानी कि इस गत्ते की लंबाई हमारे लिए एक अज्ञात राशि है जिसको हमें मापना है। और उसके मापन में ही हमने एक ज्ञात राशि की तुलना एक अज्ञात राशि से करी। एक बार मापन की पूरी तरीके से सही परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हमने गतिविधि रूप में पिछली 3 गतिविधियों में परखा है। मापन किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे कि बच्चों सर्वप्रथम गतिविधि में हमने गिल्ली की लंबाई को गत्ते की अज्ञात लंबाई से तुलना करने की कोशिश की, और इसी प्रकार हमने गत्ते की लंबाई को
गिल्ली की लंबाई के पदों में मापा। उसी प्रकार दूसरी गतिविधि में हमने अपने बालिश्त की लंबाई के अनुसार गत्ते की लंबाई को मापने की कोशिश करी और इसीलिए उसके परिणाम में, उस गतिविधि के परिणाम में गत्ते की लंबाई बालिश्तों की लंबाई के पदों में आई। और तीसरी गतिविधि में बिल्कुल इसी प्रकार गत्ते की लंबाई को हमने डोरी की लंबाई के माध्यम से मापने की कोशिश करी। इसीलिए परिणाम स्वरूप गत्ते की लंबाई डोरी की लंबाई के पदों में आई। तो बच्चों, तीनों ही गतिविधियों में हमने अज्ञात राशि जो कि गत्ते की लंबाई थी, उसे ज्ञात राशि जो कि हमारी गिल्ली की लंबाई या हमारी बालिश्त की लंबाई या हमारे धागे की लंबाई से तुलना करी और फिर उसका मापन किया। इन्हीं क्रियाकलापों को हम मापन कहते हैं। अभी तक हमने मापन के विषय में चर्चा की, लेकिन बच्चों एक और जो प्रश्न उठता है जिस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी कि ये 9 गिल्लियों की लंबाई में 9 क्या है और ये गिल्लियों की लंबाई क्या है, 5 बालिश्तों की लंबाई में 5 क्या है और बालिश्तों की लंबाई क्या है, और 7 डोरियों की लंबाई में 7 क्या है और डोरियों की लंबाई क्या है। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हम हमारा अगला बिंदु आरंभ करते हैं। मापन के विषय में हमने ये चर्चा करी कि किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। तो बच्चों, उसी ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे कि 9 गिल्लियों की लंबाई में हमारे पास ज्ञात राशि क्या थी? गिल्ली की लंबाई हमारे पास ज्ञात राशि थी। तो उसी प्रकार बच्चों, गिल्ली की लंबाई एक ज्ञात निश्चित राशि है और वही हमारा मात्रक हुआ। दूसरे क्रियाकलाप में हमारे पास बालिश्त की लंबाई एक ज्ञात निश्चित राशि थी, तो वही हमारे लिए मात्रक हुआ। और तीसरे क्रियाकलाप में डोरी की लंबाई एक ज्ञात निश्चित राशि हमारे लिए रही, जिससे तुलना करके हमने अज्ञात राशि जो कि गत्ते की लंबाई थी उसे मापा। तो बच्चों, एक बार फिर से हम मात्रक को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि उसी ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं जिस ज्ञात निश्चित राशि से हम एक अज्ञात निश्चित राशि को तुलना करके मापें। जब भी हम किसी अज्ञात राशि को किसी ज्ञात राशि से तुलना करके मापते हैं उसे मापन कहते हैं और उस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जैसे कि पिछली 3 गतिविधियों में हमारे लिए गिल्ली की लंबाई, हमारी बालिश्त की लंबाई और डोरी की लंबाई एक ज्ञात निश्चित राशि रही। इसीलिए उन तीनों लंबाइयों को हम उन गतिविधियों के लिए मात्रक कहेंगे। माप के परिणामों को 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, एक संख्या और दूसरा मात्रक। उदाहरण, 7 डोरी लंबाई में 7 एक संख्या है और डोरी की लंबाई एक मात्रक है। बच्चों, ये 7 जो संख्या है वह इस चीज को प्रदर्शित करती है कि हमने 7 बार डोरी की उसी ज्ञात निश्चित राशि से इस गत्ते की लंबाई को मापा है। लेकिन बच्चों, जो 3 गतिविधि हमने अभी प्रदर्शित करी उनमें कुछ त्रुटियां भी रहीं। जैसे कि बच्चों, मानिए हमने पहली गतिविधि में जो गिल्ली ली थी, अगर हम उस गिल्ली के बदले कोई दूसरे माप की अगर गिल्ली उपयोग में लेते तो क्या इस गत्ते की लंबाई बिल्कुल उसी माप की आती? ये सोचने की बात है। बिल्कुल उसी तरह दूसरी गतिविधि में मान लीजिए अगर मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बालिश्त से इस गत्ते की लंबाई को मापता तो क्या इस गत्ते की लंबाई उसी माप की आती? ये फिर से सोचने का विषय है। और बच्चों,
तीसरी गतिविधि में जिस धागे का हमने उपयोग किया, अगर उस धागे के अलावा अगर किसी दूसरी माप का धागा अगर हम उपयोग में लेते, तब भी क्या इस गत्ते की लंबाई बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उतने ही माप की आती क्या? ये फिर से एक बार सोचने का विषय है। यहाँ तक कि बच्चों, प्राचीन काल में भी लोगों को इन सभी त्रुटियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि प्राचीन काल में बहुत से लोग दूरियों के मापन के लिए अपने हाथ की लंबाई का भी उपयोग करते थे। जैसे कि इस उंगली से इस कोहनी तक की लंबाई, यहाँ तक कि वो अपने कदमों की लंबाई तक से भी लंबाई को मापते थे। और लोग अंगुल से भी लंबाइयों को मापते थे, जैसे कि 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल और 5 अंगुल। ठीक इसी प्रकार दूसरी गतिविधि में भी हमने इसी तरह के मापों पर चर्चा करी थी, जैसे कि ये बालिश्त। तो बच्चों, लेकिन इन सभी गतिविधियों में और इन सभी पद्धतियों में इन त्रुटियों का सामना करना पड़ता था कि जैसे ही व्यक्ति का हाथ बदलेगा वैसे ही मात्रक भी बदलेगा, और मात्रक के बदलते ही माप भी अपने आप बदलेगा। और जैसे ही माप बदलेगा वैसे ही बच्चों उन सभी मापों में एक समानता नहीं रह पाएगी। जैसे कि मानिए इस जगह हमने इस गत्ते की लंबाई 9 गिल्लियों की लंबाई के बराबर मापी, लेकिन अगर आप अपने निवास पर ही इसी प्रकार के और इसी लंबाई के गत्ते को अगर किसी दूसरी माप की गिल्ली से मापेंगे, उसकी लंबाई अलग आए। इन्हीं त्रुटियों को हटाने के लिए पूरे विश्व में एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत समस्त विश्व के वैज्ञानिकों ने एक मानक मात्रकों के सेट को निर्धारित किया। इसका मतलब अब पूरे विश्व में एक ही तरह के मात्रकों का सेट उपयोग में लिया जाता है। तो आइए हम उस सेट के बारे में चर्चा करें। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में हम SI यूनिट भी कहते हैं। बच्चों, एक समानता के लिए विश्व के सभी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार्य मापन के मानक मात्रकों का एक सेट अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, लंबाई का SI मात्रक है मीटर और समय का SI मात्रक है सेकंड। इसका मतलब कि पूरे विश्व में यदि लंबाई मापी जाएगी तो वह मीटर में ही मापी जाएगी। ठीक उसी प्रकार समय का SI मात्रक है सेकंड। किसी भी घड़ी के अनुसार हम समय का मापन करते हैं तो वह सेकंड में ही मापा जाएगा। अभी तक हमने अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के बारे में चर्चा करी। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा पैमाना है कि हम उस अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली को प्रदर्शित कर सके। तो ये हमारे पास एक मीटर स्केल है। बच्चों, मीटर स्केल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्केल की लंबाई संपूर्णतः 1 मीटर है, यानी कि इस छोर से लेकर और इस छोर तक इस पैमाने की लंबाई 1 मीटर की लंबाई है। लेकिन बच्चों, हमें इस चीज पर ध्यान देना होगा, इस पैमाने की शुरुआत 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और इसी तरह से ये श्रृंखला आगे तक चलती जाएगी और इस मीटर स्केल पर यह श्रृंखला खत्म होती है 100 सेंटीमीटर पर। इससे हमें ये ज्ञात होता है बच्चों कि इस 1 मीटर की मीटर स्केल को हमने 100 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया है, यानी कि इसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के 100 भाग मौजूद हैं। और इसी चीज से हमें पता चलता है बच्चों कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब बच्चों, इस मीटर स्केल पर चिन्हित किसी भी 1 सेंटीमीटर के भाग को अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिस प्रकार हमने इस 1 मीटर की मीटर स्केल को 100 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार 1 सेंटीमीटर के भाग को भी
हमने 10 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे कि इस 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के भाग को आप देखिए, यहाँ पर अंदर छोटे छोटे 10 भाग विभाजित हैं। बच्चों, 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भागों में विभाजित किया और एक भाग का मान हुआ 1 मिलीमीटर। यानी कि बच्चों, जैसे ही 5 सेंटीमीटर के बाद का ये छोटा भाग, ये जो छोटी सी रेखा जो यहाँ पर चिन्हित है, इसका माप होगा 5.1 सेंटीमीटर। उसके अगले भाग का माप होगा 5.2 सेंटीमीटर। फिर अगले चिन्ह का माप होगा 5.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों, इस सेंटीमीटर के भाग के अंदर जो 10 भाग हैं, उस हर एक भाग का माप 1 मिलीमीटर है। अभी तक हमने 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर के विषय पर चर्चा करी। अब हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि यदि हमें एक बड़ी दूरी को मापना हो तो हम किस तरीके के मात्रकों का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए बच्चों, यदि हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी को मापना हो तो क्या हम मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे या मिलीमीटर में मापेंगे, या फिर हमारे पास कोई दूसरा मात्रक और है जो ज़्यादा उचित रहेगा इस लंबी दूरी को मापने के लिए। तो बच्चों, हमारे पास एक जो चौथा मात्रक है वो है किलोमीटर। बच्चों, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि हमने 1 मीटर स्केल को 100 सेंटीमीटर के भागों में विभाजित किया और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में विभाजित था। ठीक उसी प्रकार बच्चों, पूरा 1 किलोमीटर 1000 मीटर में विभाजित रहता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर में विभाजित रहता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर में विभाजित रहता है और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर में विभाजित रहता है। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिशुद्ध मात्रकों के बारे में चर्चा करी, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। बच्चों, अब हम उन मात्रकों को प्रदर्शित करने वाले पैमानों को उपयोग में लाना सीखेंगे। तो आइए हम एक डिब्बे के आयामों को नापते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। हमारे पास एक खाली डब्बा है। बच्चों, इस डब्बे में ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। हमें इस डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को पैमाने के माध्यम से मापते हैं। तो आइए, ये हमारे पास एक पैमाना है। अब हम इस पैमाने के शुरुआती सिरे को, जहां पर शुरुआत 1 सेंटीमीटर से होती है, उस सिरे को इस डिब्बे के शुरुआती सिरे पर रखेंगे और ये देखेंगे कि पैमाने के किस संख्या तक ये डिब्बा खत्म होता है। यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि इस डिब्बे की लंबाई 22 सेंटीमीटर तक जा रही है। तो इस डिब्बे की लंबाई 22 सेंटीमीटर हुई। अब हमने इसकी लंबाई माप ली है। अब इसकी चौड़ाई मापने के लिए हम इस डब्बे को घुमाकर इस तरह से रखेंगे और फिर से इस पैमाने की शुरुआती सिरे को इस डिब्बे के शुरुआती सिरे से लगाएंगे और फिर इसका माप लेंगे। बच्चों, जिस संख्या तक इस डब्बे का दूसरा छोर जा रहा होगा वही इसका माप होगा। जैसे कि यहाँ पर जो माप आ रहा है वह है 12.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार से इस डब्बे की चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी ऊंचाई नापते हैं। बच्चों, इसकी ऊंचाई नापने के लिए हमें इस पैमाने के एक सिरे को इस डब्बे के निचले सिरे पर रखकर इस डब्बे के ऊपर के सिरे तक की लंबाई को मापना पड़ेगा।
जो कि 7 सेंटीमीटर आ रही है। तो बच्चों, इस प्रकार इस डब्बे की ऊंचाई हुई 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों, हमें लंबाई मापते समय कुछ त्रुटियों को नहीं करना है। जैसे कि जब भी हम पैमाने से लंबाई नापेंगे, अगर इस डिब्बे की लंबाई को माप रहे हैं तो हम इस पैमाने को इस लंबाई के अनुदिश ही रखेंगे। इस पैमाने को हम तिरछा नहीं होने देंगे, ऐसे या फिर इस तरीके से तिरछा नहीं होने देंगे। ये दो इसके गलत तरीके हैं। इस पैमाने को बिल्कुल इस लंबाई के अनुदिश ही हमें रखना होगा। इस बॉक्स की लंबाई हुई 22 सेंटीमीटर। इस बॉक्स की चौड़ाई है 12.5 सेंटीमीटर और इस बॉक्स की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। बच्चों, ये तीनों ही माप, इस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक परिशुद्ध माप है, क्योंकि ये माप सेंटीमीटर में मापे गए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मात्रक है। अभी तक हमने एक परिशुद्ध पैमाने से लंबाई को मापना सीखा, लेकिन बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में बहुत से ऐसे पैमाने आते हैं जिनमें कुछ त्रुटियां रहती हैं, जैसे कि उसके चिन्हों का मिटा हुआ होना या उसके सिरों का टूटा हुआ होना। दैनिक जीवन में हमारे उपयोग में ऐसे बहुत से पैमाने आते हैं जिनके किनारे टूटे हुए होते हैं। तो बच्चों, जितना हो सके हमें इन पैमानों का उपयोग नहीं करना है। फिर भी अगर हमें उपयोग में लेना ही हो तो उसकी जो सही विधि है वो चित्र में प्रदर्शित बी विधि के अनुसार बताई जा रही है कि बच्चों, जो भी पहला पाठ्यांक हो, जैसे कि चित्र बी के अंदर प्रथम पाठ्यांक 1 है, 1 है, अब वहीं से हमें माप शुरू करना है और जहां तक भी उस बॉक्स की लंबाई जाए वहां तक हमें मापन करना है। जैसे कि इस चित्र में लगभग इसकी लंबाई 14.5 सेंटीमीटर तक जा रही है, 1 सेंटीमीटर से शुरू होकर 14.5 सेंटीमीटर तक। तो बच्चों, हमें 1 सेंटीमीटर उस 14.5 सेंटीमीटर में से घटा देना है, तो इसकी वास्तविक जो लंबाई हुई वो हुई 13.5 सेंटीमीटर। बच्चों, पैमाने का उपयोग करते समय एक और त्रुटि जो हम सभी करते हैं वो ये है कि हमारी आंखों की स्थिति उस समय सही नहीं रहती जब हम पाठ्यांक को पढ़ रहे होते हैं। तो बच्चों, इस चित्र में हमें 3 स्थितियां दी गई है, ए, बी और सी। बच्चों, इस चित्र में ए और सी विधि गलत है, केवल और केवल बी स्थिति ही सही है। जब भी हम पाठ्यांक पढ़ें तो हमारी नजर पाठ्यांक के पूरे सीध में होनी चाहिए, नहीं तो त्रुटियां अवश्य होंगी। तो बच्चों, इस भाग में हमने यातायात के विभिन्न साधनों और दूरियों के मापन के बारे में चर्चा की। उसके पश्चात हमने परिशुद्ध माप के बारे में भी चर्चा की, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और इन सभी मात्रकों को उपयोग में लाकर दूरियों के मापन के लिए पैमानों का भी उपयोग करना हमने सीखा और उन पैमानों को उपयोग करते समय होने वाली त्रुटियों के बारे में भी हमने चर्चा करी। आशा है कि आप सभी को ये भाग समझ में आया होगा और अगले भाग में हम वक्र रेखा के लंबाई के मापन और गति के विषय का अध्ययन